मेरे सभी साथियों का धाकड़ साइंस क्लासेज में स्वागत है एवं अभिनंदन है। देखो साथियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था उसके अनुसार मैं काम कर रहा हूँ। मैंने आपकी वो बोला था कि आप मेरे को आप कमेंट करके बताओ कि आपको क्या कौन सी टेस्ट सीरीज चाहिए पीटीटी के लिए। तो आपने बोला ज़्यादा डिमांड है सर हिंदी की। तो मैं हिंदी की मैंने एक वीडियो कल अपलोड कर दिया, मतलब अब तक मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए चैनल पर, और ये तीसरा वीडियो मैंने बना रहा हूँ मैं आपके लिए। तो साथियों ध्यान देना, ये जो टेस्ट सीरीज है ये हिंदी की टेस्ट सीरीज है, और ये पीटीटी और प्री बीएसटी जिसे हम डीएलएड के नाम से भी जानने लगे हैं, इनमें ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। आप खुद देखना, अपनी जो भी आपकी पुस्तकें हैं, आपने जो भी पीटीटी की बुक खरीदी है उसको खोल के बैठना और देखना कि मैं सिलेबस के हिसाब से ही प्रश्न लेकर आ रहा हूँ यहाँ पे रोजाना। सिलेबस का हर एक बिंदु को लेकर लेते हुए वहाँ से मैं प्रश्न बना बना के आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो साथियों, पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये टेस्ट सीरीज आपको बहुत अच्छी लगेगी। यदि अच्छी लगती है तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करना। साथियों, मैंने तो आपके अकॉर्डिंग काम कर दिया, लेकिन आप काम नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप शेयर नहीं कर रहे हो उसको, और शेयर नहीं कर रहे हो तो व्यू बहुत कम आ रहे हैं, और देखो फिर मज़ा नहीं आता इतना अच्छा। मैं जितना आप ज़्यादा शेयर करोगे मैं उतना ही आपको अच्छा दूंगा। तो साथियों, मैं पहला प्रश्न स्क्रीन पर पेस्ट कर दिया है, मैंने इसका उत्तर देना। देखो बहुत सिंपल सिंपल प्रश्न आते हैं आपके, इतना जटिल प्रश्न नहीं आते हैं। तो प्रश्न क्या कहना चाहते हैं? देखो प्रश्न ये कहना चाहता है, प्रश्न नंबर 1 है व्यंजनों के कितने भेद हैं। व्यंजनों के कितने भेद हैं ये बताने हैं आपको, तो जल्दी से मुझे बता दीजिए व्यंजनों के कितने भेद हैं। तो साहब इसके करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना, इसका करेक्ट आंसर होता है 5। कितने भेद होते हैं व्यंजन के? देखो सीधा प्रश्न ऐसे आएगा आपके कि साहब व्यंजन का कितना भेद होते हैं। तो आप सोचेंगे कि कोई इतना इतना डीपली प्रश्न नहीं पूछेगा जितना आप सोचते हो। केवल आपको सीधा सा प्रश्न इतना पूछा जाएगा कि व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है। तो व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है? 5। ये आपको याद रखना ही है, किसी भी हालत में भूलना नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ मैं साहब। अच्छा, पहले मैं इनकी व्याख्या कर दूं। देखो आप सोच रहे होंगे कि ये 3 क्या है, तो ध्यान देना, ये 3 जो है ना ये संधि के भेद है। ये 3 क्या है? 3 संधि के भेद है, और बाकी तो ये तो कुछ है नहीं इसमें। अब मैं आगे चलना चाहता हूँ साहब। देखो प्रश्न नंबर दूसरा जो है स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न मैं लेकर आता हूँ स्क्रीन पर। देखो बहुत ही शानदार प्रश्न आने वाला है। देखो दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर आ गया, बहुत अच्छा प्रश्न है साहब। प्रश्न आपसे क्या कहना चाहता है? देखो प्रश्न में थोड़ा लॉजिक लगाओगे ना तो उत्तर सही मिल जाएगा इसका। प्रश्न क्या कहना चाहता है? च जो है ना, च च व्यंजन का उच्चारण कैसा है। तो आपको ये बताना च व्यंजन है, इसका उच्चारण कैसा है ये आपको बताना है। तो उच्चारण कैसा है इसका जल्दी से बता दीजिए मुझे। देखो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, इसका करेक्ट आंसर जाता है हमारा ऑप्शन नंबर, किसको जाएगा? ऑप्शन नंबर ए को। ये जो होता है ना च वर्ग जो होता है ना, ये क्या होता है? अघोष होता है। च वर्ग क्या होता है? अघोष होता है। अब ध्यान देना, अघोष और सघोष को जरूर याद कर लेना आप। ये तो बाकी कोई होता नहीं है, लेकिन अघोष और सघोष को जरूर याद कर लेना साथियों। ये मिसप्रिंट हो गई, ये सघोष है या अघोष है, इनको जरूर याद कर लेना। तो हिंदी में सघोष कितने होते हैं, और ये मैं बता दूं आपको। तो ध्यान देना, सघोष क्या होता है? तो सघोष को पहले ये ध्यान रखना, जिनमें कंपन होते हैं उसको सघोष बोलते हैं, जिनमें कंपन नहीं होते हैं उसको अघोष बोलते हैं। और हिंदी जो वर्णमाला है इसमें कुल अघोष कितने होते हैं? तो कुल अघोष होते हैं 13, और सघोष कितने होते हैं? तो 31 सघोष होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तीसरे प्रश्न में स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। देखो तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर आने वाला है साहब, बहुत अच्छा प्रश्न है, संधि से लिया गया प्रश्न है। अब मेरे साथीगण ये नहीं बोल सकते कि आप सिलेबस को फॉलो नहीं कर रहे हो। मैं 100% सिलेबस को फॉलो कर रहा हूँ। तो देखो क्या है, ये कपीस है। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो मैंने बताया था ना आपको ट्रिक क्या है इसकी। साहब इसकी ट्रिक ये है कि जब भी आपको संधि विच्छेद पूछता है तो आप क्या करोगे? उसकी संधि करके देखोगे। तो इसमें देखो मैं संधि देखता हूँ उसकी। तो यहाँ पे जो कपीस है ना, इसकी संधि विच्छेद करता हूँ तो मैं क्या हो जाएगा? देखो इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी कपी, कपी प्लस ईस। ये इसकी क्या हो जाएगी? संधि हो जाएगी। तो कपी प्लस ईस हो जाएगी। और देखो क्या मिल रहा है इसमें? ई और प्लस ई मिलकर क्या बन रहा है? दीर्घ ई बन रहा है। तो आप खुद बता सकते हो कौन संधि होगी इसमें? दीर्घ संधि हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? समझ में आया कि नहीं आया? और ध्यान रखना, ये प्रश्न जो है ना ऊंचे से ऊंचे लेवल तक पूछ लिया गया। ये कपीस जो है ना, इसका संधि विच्छेद तक पूछ लिया है इसमें। कपीस की संधि विच्छेद याद रखना है, कपी प्लस ईस होता है, छोटा ई होता है, न कि बड़ा ई, ध्यान रखना है इसमें। तो मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहूँगा साहब। अब अगला प्रश्न जो है, देखो अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। ये लो अगला प्रश्न आ चुका है। देखो क्या पूछा जाता है? संधि पे पूछा जाता है वापस, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो फिर से वही ट्रिक अपनानी है साहब। क्या करना है? तो संधि विच्छेद करना है। तो देखो संधि विच्छेद करता है, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा क्या? सदैव में क्या हो जाएगा? देखो संधि विच्छेद करना है ना हमें, तो ये संधि विच्छेद करना है इसका। तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसको? मैं लिख सकता हूँ उसको सदा। क्या लिख सकता हूँ उसको? देखो सदा प्लस एव, सदा प्लस एव लिख दूंगा। देखो आ और ए मिलकर क्या बन जाएंगे? आई बन जाएंगे। आई बन जाएगा और आई की मात्राएं लग रही। तो ऐसा किस में होता है? आप सबको पता होगा।
किस में होता है ऐसा? ये जो होता है साहब हमारा स्वर संधि में होगा। किस में होता है? देखो एक स्वर, ये भी स्वर, तो स्वर संधि में होता है। अब जो मैं पांचवा प्रश्न है स्क्रीन पर लेकर आता हूँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो पांचवा प्रश्न, इसका उत्तर दो आप सभी जन है। प्रश्न नंबर पांचवा आपसे ये कहना चाहता है, प्रश्न नंबर पांचवा जो ये कहना चाहता है, देखो किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? मतलब ये चार शब्द हैं, इनमें से तीन में तो द्विगु समास है और एक में द्विगु समास नहीं है। जो नहीं है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो देखो इसमें आ जाएगा चतुरानंद, आ जाएगा त्रिभुज, आ जाएगा और चौराहा आ जाएगा, सप्ताह आ जाएगा। बहुत वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साहब, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्क्रीनशॉट जरूर लेना इसका। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा चतुरानंद। देखो द्विगु का मतलब होता है जिसमें आगे संख्या हो। तो देखो संख्या है, चौराहा संख्या है, सात संख्या है, तो इसमें संख्या नहीं है चतुरानंद में, इसलिए क्या आ जाएगा? तो द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, ये चतुरानंद हो जाएगा। ये तीनों कौन से द्विगु समास के उदाहरण हैं? तो साहब मैं छठा प्रश्न स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। इससे पहले मैं सभी को स्पेशल निवेदन करता हूँ कि आप क्या करें, इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। पीटीईटी की, बीएचडीसी की और रीट की पूरा मैं टीचर बना के छोड़ूंगा आपको, ये मान लो आप। इस चैनल से मैं आपको निःशुल्क, बिल्कुल निःशुल्क टीचर बना के ही छोड़ूंगा। तो आप सभी जने सब्सक्राइब कर ले और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें। तो चलिए मैं अगले ये पांचवा प्रश्न आपको समझ आ गया। मैं छठा प्रश्न लेकर आता हूँ स्क्रीन पर। ये देखो छठा प्रश्न स्क्रीन पर आ गया। बहुत जबरदस्त शानदार प्रश्न है साहब, इसका उत्तर देना। आप देखो प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे? प्रश्न ये कहना चाहता है आपसे कि सिर दर्द का समास विग्रह होगा। बहुत जबरदस्त प्रश्न है साहब। सिर दर्द, देखो सिर तो क्या होगा इसमें? माथा, माथे का मतलब क्या होता है? सिर होता है साहब। और इसमें क्या कर रहे हैं साहब? दर्द कर रहा है। दर्द क्यों कर रहा है? क्योंकि हमें पीटीटी का एग्जाम देना है। तो अब क्या आएगा? सिर को दर्द नहीं होता है, हम क्या बोलते हैं? सिर में दर्द हो रहा है मेरे। तो क्या बीच में क्या आएगा? में आएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सिर में दर्द होता है, ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। तो मैं अब अगले प्रश्न की ओर चलना चाहूँगा। कौन सा प्रश्न आएगा? सातवां प्रश्न आएगा। ये प्रश्न आएगा, लो सातवां प्रश्न आएगा। देखो थोड़ा प्रश्न क्या है कि थोड़ा ऐसे लिया गया, तो इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। ये लो साहब प्रश्न आ गया। तो प्रश्न क्या कहना चाहता है? देखो प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि शब्द के प्रारंभ में, शब्द है, शब्द के प्रारंभ में जुड़ने वाले शब्दांश कहलाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीटीईटी और बीएचटीसी वालों के लिए। तो ये प्रश्न सोच लो कि फेवरेट प्रश्न है उनका, मतलब जब उनकी मर्जी आए ना तब उठा के दे देते हैं ये प्रश्न। तो देखो शब्दांश के जो आगे जुड़ता है, तो मैं आपको एक व्याख्या कर दूं। देखो शब्द जो है ना शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं उन्हें तो उपसर्ग कहते हैं। ये तो शब्द के कहाँ जुड़ते हैं? तो ये शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ये क्या होता है? तो ये संस्कृत के जो शब्द होते हैं ना जिनका हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं उनको हम तत्सम बोलते हैं, और इनको रूप परिवर्तित कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। साहब मैं आठवां प्रश्न स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। ये आ गया आठवां प्रश्न, ये भी उपसर्ग से लिया गया प्रश्न है। देखो एक एक बिंदु को मिला लेना आप, एक एक बिंदु में आपके सिलेबस के हिसाब से लेकर चल रहा हूँ। तो अब जो देखो अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। प्रश्न क्या कहना चाहता है? प्रश्न में बता दूं आपको, ये कहना चाहता है साहब आपको बताना है कि आपको ये बताना है कि निस्तार में उपसर्ग है। निस्तार में कौन सा उपसर्ग है? तो आप सोच रहे हैं कि गुरुजी इसमें तो सारे उपसर्ग लग रहे। अरे भाइयों सारे नहीं होंगे इसमें। इसका करेक्ट आंसर कोई बोल रहा होगा सर नीर हो सकता है, नहीं। निस हो सकता है, नहीं। नीर नहीं हो सकता है, नहीं। नी हो सकता है, नहीं। तो फिर क्या होगा भाइयों? इसका आंसर निस होगा। ध्यान रखना, देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या? निस उपसर्ग है इसमें। निस प्लस तार संयोग है ये, ध्यान देना। ये संधि नहीं है, क्या है? संयोग है ये। अब मैं चलना चाहूँगा 90% की ओर। तो मेरे सभी साथीगण भी 90% की ओर चलेंगे। तो ये नवा प्रश्न आ गया। अब नवा प्रश्न क्या कहना चाहता है? देखो नवा प्रश्न बहुत सिंपल प्रश्न लिया है मैंने, बहुत अच्छा प्रश्न है साहब। आपके लेवल पर जो भी पीटीईटी और बीएचटीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत शानदार प्लेटफॉर्म मिला है आपको। और मैं मेरी बात मत मानना, आप खुद प्रयोग करके देखना। इस चैनल से आप जुड़ना और इस पर प्रयोग करके देखना आप। तो देखो प्रश्न क्या है? पुस्तक कौन सा शब्द है? पुस्तक जो है ये कौन सा शब्द है ये आपको बताना है साहब। पुस्तक जो होता है ना ये कौन सा शब्द है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है, कौन सा है ये? इसका जो सब करेक्ट आंसर होता है ना ये होता है, ये तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है? ये पुस्तक जो है ना ये तत्सम शब्द है। ओके सर, चलूँ मैं आगे। तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि आप सर बन गए, ठीक है। तो साहब अब मैं 10वां प्रश्न स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न आ गया 10वां। ये कहना चाहता है आग कौन सा शब्द है? आग जो है ये कौन सा शब्द है? तो साहब तत्सम शब्द है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो कौन सा शब्द है? जल्दी से बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर जाता है साहब ये जाता है हमारा कौन सा? तद्भव शब्द है। आग, आग जो अग्नि जो होता है ना, इसका क्या अग्नि जो होता है ना, ये अग्नि लिख रहा हूँ देखो मैं, अग्नि। अग्नि जो होता है ना ये कौन सा शब्द है? इसका
तत्सम रूप हो जाएगा। अब मैं अगले प्रश्न को चलना चाहता हूँ साहब। आज का जो है ना 11वां प्रश्न स्क्रीन पर पेश कर दूँ मैं। कमल शब्द है, कमल का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। कमल का पर्यायवाची शब्द बताइए। कमल का पर्यायवाची क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए मुझे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साहब। कमल का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना, ये होता है अरविंद। क्या होता है, अरविंद होता है, ठीक है। ये मदन किसका होता है, तो ये होता है हमारे कामदेव का। ये भी याद रखना, कामदेव का पर्यायवाची क्या होता है, मदन। बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मदन। मदन जो होता है ना, किसका होता है, ये कामदेव जो है ना, कामदेव का क्या है ये साहब, कामदेव है। कामदेव का क्या है, ये पर्यायवाची शब्द है। अरविंद किसका है, कमल का है। अब मैं चलना चाहूँगा अगले प्रश्न की ओर। देखो अगला प्रश्न आ चुका है, आपके स्क्रीन पर पेश कर दूं मैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो ये लो साहब, प्रश्न आ गया है। प्रश्न क्या कहना चाहता है, ये तो अभी आप खुद ही बताओगे मेरे को। ये लो प्रश्न आ गया है स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है। किरण एक शब्द है, इसका पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है। तो अंशु, प्रकाश और यहाँ पे रसीम है और मयूर है। तो कौन सा नहीं होगा, जल्दी से बता दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होता है साहब, ये करेक्ट आंसर होता है इसका ऑप्शन नंबर 4। ये मयूर जो होता है ये साहब इसका पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी तीनों अंशु, प्रकाश और ये रसीम होता है इसका। अब मैं 13वें प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ साहब। ये विलोम शब्द से प्रश्न है। विलोम शब्द का चयन कीजिए। ध्यान देना, प्रश्न ऐसे भी आते हैं। देखो क्या कोई मेरे साथीगण टेंशन में होंगे, सर सब तो दिए नहीं और विलोम शब्द का कैसे करेंगे। तो विलोम शब्द का चयन कीजिए। कौन सा, गरिमा जो है ना, ये गरिमा। गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा, ये पूछना चाहता है। ऐसे भी प्रश्न आते हैं, ये न्यू पैटर्न है, ध्यान देना, ऐसे प्रश्न आते हैं अब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, लगिमा। क्या आंसर हो जाएगा इसका, लगिमा। तो गरिमा है, गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा, लगिमा। साहब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। देखो अगला प्रश्न स्क्रीन पर पेश है, ये आ गया अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, ये प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है साहब कि आपको बताना है क्या, विलोम शब्द का चयन कीजिए। अब फिर आप सोचेंगे सर विलोम शब्द दिया ही नहीं। विलोम शब्द आगे दे रखा, देखो ये क्या दे रखा है, विलोम शब्द। विलोम शब्द ये दे रखा है कि आपको बताना है कलूष जो है, कलूष का आपको क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है। तो कलूष का विलोम शब्द हो जाएगा निष्कलुष। क्या हो जाएगा, निष्कलुष। तो इसका अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ साहब। 15वां प्रश्न स्क्रीन पर पेश कर दूं मैं। बहुत शानदार लाजवाब प्रश्न आने वाला। देखो ये लो, मुहावरे से आ गया साहब प्रश्न। मुहावरे से प्रश्न पूछा गया है। देखो चौथ का चंदा होना मुहावरे का अर्थ है। चौथ का चंदा होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो जल्दी से बताइए मुझे क्या है इसका अर्थ। साहब इसका जो अर्थ होगा ये होगा किसी के लिए शुभ होना। ध्यान देना, ये है चौथ का चंदा होना, किसी के लिए शुभ होना मुहावरे के लिए कहा जाता है। अब मैं, और बहुत प्रिय होना। बहुत प्रिय का मतलब होता है साहब आँख का तारा। आँख का तारा होना, इसे क्या कहते हैं, बहुत प्रिय होना कहते हैं। अब मैं साहब अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। देखो अगला प्रश्न जो है ना, ये आ चुका है आपके सामने। 16वां प्रश्न। अड़ियल टट्टू मुहावरे का अर्थ है। अड़ियल टट्टू मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो मुझे बताइए आप क्या होगा इसका। जो देखो करेक्ट आंसर होगा ना, इसका करेक्ट आंसर होता है क्या, ऑप्शन नंबर जाएगा हमारा सी। जिद्दी व्यक्ति जो होता है ना, उसको हम अड़ियल टट्टू बोलते हैं, जो जिद पर अड़ा रहता है रात दिन। अब मैं साहब, ये प्रश्न आ गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सभी जने इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेंगे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या कहना चाहते हैं, देखो वाक्य के घटक या अंग होते हैं। वाक्य के घटक या अंग कौन कौन से होते हैं। सिंपल प्रश्न है और पीटीटी और बीएचटी में कई बार पूछा गया प्रश्न है। ये पेपर उठा के देख लेना साहब कितनी बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्देश्य और विधेयक। उद्देश्य और विधेयक जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, वाक्य के अंग कह सकते हैं उसे, वाक्य के घटक कह सकते हैं। उद्देश्य क्या होता है साहब, जो कर्ता होता है ना, कर्ता को हम उद्देश्य कहते हैं। और विधेयक क्या कहते हैं, जो उद्देश्य के संबंध में कहा जाए ना, उससे हम विधेयक कहते हैं। अब मैं अगले प्रश्न को चलना चाहता हूँ साहब। 18वां प्रश्न स्क्रीन पर पेश कर दूँ मैं। 18वां प्रश्न भी वाक्य से लिया गया है। ये प्रश्न ये कहना चाहता है देखो आपको कि वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है। वाक्य का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है, तो 3 प्रकार है इसके। वाक्य के कितने प्रकार है, 3। कौन कौन से हैं, तो पहला है, ध्यान देना, पहला जो हमारा आता है साधारण वाक्य आता है। कौन सा वाक्य आता है, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य में क्या क्या होता है, तो एक तो इसमें ये होता है क्या, एक तो इसमें होता है उद्देश्य और एक होता है इसमें विधेयक। दूसरा आता है हमारा क्या, मिश्रित या संयुक्त वाक्य, सॉरी दूसरा आता है संयुक्त वाक्य। क्या आता है, संयुक्त वाक्य। तीसरा क्या आता है, तीसरा आता है मिश्रित वाक्य। क्या आता है साहब, मिश्रित वाक्य। तो इसको भी याद रखना है आपको। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहूँगा साहब। बहुत शानदार प्रश्न आने वाला है, 19वां प्रश्न। तो ये 19वां प्रश्न आ गया स्क्रीन पर, देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, वाक्य से लिया गया प्रश्न है। प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे, प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि प्रश्न नंबर कौन सा है, प्रश्न नंबर 19वां है। राम आया, बाई से मिला और तुरंत लौट गया।
ये वाक्य है, ये कौन सा वाक्य है देखो। तो ध्यान देना, ये जो वाक्य है ना देखो, राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया, ये वाक्य जो है ना, ये वाक्य है मिश्रित वाक्य। ध्यान देना, एक से अधिक जब साधारण वाक्य और स्वतंत्र हो वो ऐसे आ जाते हैं ना, तो उससे हम क्या कहते हैं, हम उससे मिश्रित वाक्य कहते हैं। सॉरी, उसे क्या संयुक्त वाक्य कहते हैं। और सरल वाक्य क्या होते हैं, जिसमें एक तो क्या हो, उद्देश्य हो और एक विधेयक हो। मिश्रित वाक्य क्या कहते हैं, जिनमें एक से अधिक उपवाक्य हो, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब साहब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहूँगा। देखो आज का लास्ट प्रश्न है, ये 20वां प्रश्न है, इसका उत्तर बताना मेरे को सभी जन है। प्रश्न नंबर 20वां ये बोलना चाहता है, वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित करता है। वाक्य है, वाक्य में शब्दों का क्रम कौन निर्धारित करता है। तो वाक्य जो है, वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित करता है, वो कहता है पदक्रम। पदक्रम जो होता है ना, ये क्या करता है, हमारे शब्दों का क्रम का निर्धारण करता है। तो साहब ये 20% कैसे लगे आपको, देखो अच्छे लगे हो तो प्लीज़ साथियों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। और देखो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे ना, मैं उतना ही आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी पर्सन लेकर आऊँगा। ये साथियों पक्का है, आप प्रयोग करके देखो। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, कम से कम अपने 100 मित्रों के पास तो वो शेयर कर ही दे इस वीडियो को, और मैं उतना ही अच्छा आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और आपको कौन से पर्सन चाहिए वीडियो में, इस वीडियो में ज़रूर कमेंट करें, मैं ये पर्सन आपके लिए लेकर आऊँगा। तो वंदे मातरम, जय सिया राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।